हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो के अंदर हम यूजीसी एनटीए के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी अधिगम की विशेषताओं की, यानी कि किस प्रकार से अधिगम की विशेषताएं होती हैं। हमने अडोलोसेंस और जो अडल्ट स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर भी उनकी विशेषताओं को जान लिया था अधिगम की। तो आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, यानी कि जो हमारे लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ मैं आपको अधिगम के सिद्धांतों की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ, जो अधिगम है यानी जो सीखना है उसके सिद्धांत जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से पायदान पर रखे गए, यानी कि साइकोलॉजिकल सिस्टमेटिक ढंग से अगर देखें तो 5 तरीके से जो 5 जो स्टेप होते हैं हमारे सीखने के सिद्धांतों के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले ले चलता हूँ आपको व्यवहारवाद, यानी कि दोस्तों जो हम सीखने का कार्य व्यवहार से करते हैं, यानी कि व्यवहारिक रूप से कार्य को करके जो हम सीख हासिल करते हैं, यानी कि अधिगम को हम हासिल करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा व्यवहारवाद कहलाता है। और आंग्ल भाषा के अंदर इसको क्या कहता है, बिहेवियरलिज्म या फिर बिहेवियर लर्निंग कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद दूसरे पायदान पे आता है हमारा कोग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक, यानी कि दोस्तों जो चीज़ हम सोच विचार कर अच्छे से समझ कर फिर सीखते हैं, यानी कि फिर अधिगम को करते हैं, तो वो किस पायदान पर रखा गया, वो हमारे कोग्निटिव लर्निंग सिद्धांत के अंदर आता है दोस्तों। चलिए, उसके बाद अगला जो आता है हमारा स्ट्रक्चर लर्निंग, यानी कि संरचनावाद, यानी कि मानसिक चित्रण द्वारा, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम सोच विचार करके उसका चित्रण तैयार कर लें, उसका एक प्रारूप तैयार कर लें, तो ये क्या होता है, वो भी एक सीखने का एक तरीका है, वो भी एक सिद्धांत होता है दोस्तों, जो कि क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर लर्निंग कहलाता है। यानी कि हिंदी में बात करें तो संरचनावाद जो है सिद्धांत का एक हिस्सा होता है। उसके बाद बात करते हैं हमारा एक्सपीरियंस लर्निंग, जो अगला पायदान है हमारा अधिगम सिद्धांत का दोस्तों। यानी कि एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवों द्वारा जो सीखने का जो कार्य होता है हमारा, यानी कि किसी काम को बार बार दोहराने पर या किसी को बार बार किसी कार्य को बार बार रोज करने पर जो हमें अधिगम हासिल होता है, यानी कि जो हमें सीखने को मिलता है दोस्तों। यानी कि मान लीजिए आप कोई किताब है, आप कोई बुक है, उसको कंटिन्यू रोज पढ़ते हैं रोज पढ़ते हैं रोज पढ़ते हैं, तो क्या होगा, उससे आपका एक्सपीरियंस होगा, यानी कि अनुभव हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको जो है सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक चली जाएगी दोस्तों। तो क्या होगा, वो चीज़ आपको परमानेंट हो जाएगी। तो ये क्या चीज़ होती है, एक्सपीरियंस लर्निंग कहलाता है। तो यही हमारा जो है अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। उसके बाद चर्चा करेंगे हम हमारे सामाजिक अधिगमवाद की, यानी कि जो सामाजिक यानी कि सोशल लर्निंग होता है, यानी कि जो हम समाज में रहकर अन्य लोगों से सीखते हैं। मान लीजिए कि हम अब घर से बाहर निकलते हैं, बाहर से बाहर निकल किसी कोई सामने वाला व्यक्ति हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है, कुछ नई बात बता देता है, तो ये क्या हो रहा है कि हमें सोशल से, यानी कि सामाजिकता से, जो सामाजिक जो आसपास जो हमारा सहयोग है, यानी कि आपसे जो मिलना होता है, लोगों से आपसी बातचीत चाल होती है, उससे क्या होता है, हमें सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है, जो कि सोशल लर्निंग के अंदर हमारा रखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो 5 महत्वपूर्ण जो स्टेप्स होते हैं, यानी कि ये सिद्धांत होते हैं अधिगम के, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके अलावा एक और बात बता दूं, जो हमारे अधिगम के सिद्धांत के अंदर है, दो को ज़्यादा महत्वता दी गई है, यानी कि संज्ञानात्मक और सामाजिक अधिगमवाद को, यानी कि इन दोनों को ही हमने इसके अंदर पढ़ना है, क्योंकि यूजीसी एनटीए ने जो है 2 साइकोलॉजिस्ट को स्पेशल अधिगम सिद्धांत के अंदर रखा है, या फिर यूँ मान लीजिए कि जो लर्निंग प्रिंसिपल्स है उनको जो साइकोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं या उनकी थ्योरीज को जो ये चीज़ मैच करती हैं, तो उनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। तो 2 साइकोलॉजिस्ट को हमने इसके अंदर रखा है। तो चलिए ले चलता हूँ सबसे पहले मैं कि कौन कौन से वो 2 साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीन प्याजे के दोस्तों। जीन प्याजे का जो कोग्निटिव जो थ्योरी है, जो उनकी डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कोई भी टेट का एग्ज़ाम होगा, कोई भी आपका कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, तो इससे भी सवाल पूछा जाने लगा है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं ये कि इसमें से किस तरीके से सवाल आते हैं। तो जो जीन प्याजे हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो इनका ये कोग्निटिव थ्योरी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, इनकी 4 अवस्थाओं के अंदर बताई गई है दोस्तों। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इसको हमने 4 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहले होती है संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि इसको हम कह सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि बच्चे की जन्म से लेके जो 2 वर्ष तक की आयु होती है, कितने जन्म से लेके 2 वर्ष की जो आयु होती है, वो जो काल होता है, वो जो समय पीरियड होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा
सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था के अंदर जो बच्चों की स्टेज होती है, अवस्था होती है, तो उसके अंदर इसको रखा गया है। तीसरी जो होती है हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है दोस्तों। ये जो होती है 7 से 11 वर्ष के बच्चों की अवस्था को उसके अंदर रखा जाता है दोस्तों। तीसरा जो होता है हमारा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है दोस्तों। इस प्रकार से ये 11 से 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इसके अंदर रखे जाते हैं। तो ये जो जीन पियाजे की 4 जो अवस्थाएं होती हैं संज्ञानात्मक अवस्थाओं के अंदर इसके अंदर रखा गया है। तो चलिए इसके विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होती हैं ये अवस्था, इसमें क्या क्या बदलाव बच्चों के अंदर देखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की, जिसको हिंदी भाषा में संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। तो ये अवस्था जो होती है विकास की, संज्ञानात्मक विकास की यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की प्रथम अवस्था मानी जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों की जो आयु को रखा गया है। इसके अंदर बच्चों को मतलब कि देखना, सुनना, पकड़ना, चूसना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना या आना जाना, जो बच्चे रेंग कर या फिर घोड़ों के बल जो चलते हैं, इस तरह की सारी जितने भी अनुभव होते हैं उनके, इन सभी को जो है रखा गया है। इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि सेंस जो हमारे सेंसेस होते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती है उनके द्वारा, जो इंग्लिश भाषा में सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है, इसको इसी में यही बात कही गई कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे जो कार्य होते हैं, क्योंकि देखना है, सुनना है, पकड़ना, चलना, चूसना, बच्चों के से जितने भी कार्य होते हैं ये हमारे जितने भी शरीर इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा प्री जो ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये कौन सी होती है उसकी अब चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्या चीज़ होती है, इसको सर्वप्रथम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स के अंदर इसको पहले से ही डिवाइड कर लिया गया है। सबसे पहले आता है इसके अंदर जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था यानी कि 2 से 4 वर्ष का जो एज होती है इसके अंदर, इसको जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था कहा जाता है। और दूसरी जो स्टेज होती है हमारी अंत प्रज्ञाकाल अवस्था इसको कहा जाता है, जो कि 4 से 7 वर्ष के अंदर आती है दोस्तों। इसके अंदर जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जो पूर्व जो प्रत्यात्मक अवस्था होती है उसको दोस्तों हम परिवर्तन या खोज की अवस्था भी कहते हैं। क्या? परिवर्तन या खोज की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था के दौरान बालक के अंदर जो संकल्प का निर्माण नहीं होता, मतलब कि किसी चीज़ का वो संकल्प नहीं ले पाता, किसी चीज़ के लिए अच्छी तरीके से डेडिकेशन नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसने जो खोज की अवस्था भी इसको कहा गया है। खोजना होता है सब कुछ, क्योंकि इसमें बच्चे जो है शब्दों का जो विकास कर लेते हैं, यानी कि 2 वर्ष तक का बच्चा जो है कितने शब्द बोल लेता है, 200 शब्द जो है को समझ लेता है। उसके अलावा 3 वर्ष का बालक 3 से 10 के जो वाक्यों का जो है सेंटेंस बना लेता है, एक वाक्य बना लेता है शब्दों का। तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चों की जो संकल्प की जो धारणा होती है वो निर्मित नहीं होती, लेकिन जो परिवर्तन और खोज की अवस्था हमेशा ये बनी रहती है। उसके बाद इसमें आता है अंत प्रज्ञा काल, यानी कि जो 4 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, इसमें क्या होता है तार्किक विचार के बिना ही जो है वस्तुओं की बात को मान लेते हैं। यानी कि जो बच्चों जो होते हैं 4 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो माता पिता पर निर्भर होते हैं। उन्होंने जो कह दिया, जो टीचर्स होते हैं उन्होंने जो कह दिया, उनकी बात को ही वो मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। उसमें कोई फेरबदल नहीं करते, कोई तर्क नहीं करते, कोई वितर्क नहीं करते, सीधा उनकी बात को जो उन्होंने कह दिया, माता पिता ने, पेरेंट्स जो कह दिया, जो टीचर्स ने जो कह दिया, वो बात सत्य मानकर वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं या फिर उसको मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की तार्किक विचारधारा नहीं होती है बच्चों के अंदर। और इसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, इसके अंदर विचारों का अभाव हमेशा पाया जाता है। बस जो मतलब पेरेंट्स बोल देते हैं वही बात को ये वो स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, उसके बाद आता है हमारा तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या चीज़ होती है इसको समझ लेते हैं कि ये जो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीसरी अवस्था है। कई बार अवस्था पूछ लेता है, आपको याद रखना है कि इसको सीक्वेंस में भी पता होना चाहिए भाई ये 4 जो अवस्थाएं किस तरीके से हो रही है। तो ये पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी है, ये अवस्थाएं भी आपको ध्यान में रखनी है। इस अवस्था के दौरान जो है मूर्त वस्तु है, यानी कि मैंने आपको बताया था मूर्त और अमूर्त क्या चीज़ होती है, हमने टेक्निकल लैंग्वेज से सीखा था, वो आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी कि मूर्त जो होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर से जो अमूर्त होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर से संबंधित होता है, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, बस ओनली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मूर्त अवस्थाओं से संबंधित होता है, वो जो होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों, यानी कि कॉन्क्रीटिक और ऑपरेशनल जो एज होती है इसको
जो मूर्त वस्तुओं को जो है संबंधित स्थापित की जाती है। इसमें बालक को जो गिनना होता है, यानी कि गिनने का, किसी चीज़ को गिनने की, काउंटिंग करने की, मापने की, तोलने की, ये जो है समझ उसमें विकसित हो जाती है। और इसमें जो पलटावी अवस्था नहीं होती दोस्तों, एक पलटावी अवस्था होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को ये पता है कि 4 और 3 कितने होते हैं, यानी कि 4 और 3 को जोड़ के कितना बनाया जाता है, तो बच्चे गिन लेंगे कि 7 हो गया, यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों को कह दिया जाए कि 3 और +4 कितना होता है, तो 7 होता है, ये इनको नहीं पता होता। जोड़ लेंगे, गिन लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर, इस अवस्था के अंदर पलटावी अवस्था नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें अभी इनकी विचारने जो शक्ति है वो अभी विकसित नहीं हुई है। सिर्फ ये अभी रटने को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं इसके अंदर, यानी कि जो चीज़ सामने है उसी को ही ये अपना ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा कोई तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। चलिए, उसके बाद आता है हमारा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो हमारा फॉर्मल स्टेज होती है। यानी कि अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब हमारा जो अमूर्त जो वस्तु होती है उससे अब हमारी जो है समझ विकसित होती है। यानी कि जो बच्चों की जो एज होती है इसके अंदर, ये जो क्या होते हैं, 11 से जो 15 साल के बच्चे होते हैं, इसमें सोच की, उनकी जो तार्किक क्षमता होती है, योग्यता होती है, उनका विकास हो जाता है, यानी कि उसमें उनकी समझ का डिवेल्प हो जाता है। अब यहाँ पे पलटावी अवस्था आ गई है, यानी कि अब उनको 3 और 4 और 4 और 3 को जोड़ने को कहेंगे तो वो मिनट में इसको बता देंगे भी इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अमूर्त चिंतन है इसका आरंभ होने लग गया। यहाँ पे इनको जो सोचने की, समझने की क्षमता का विकास हो गया। तो ये जो 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, इसके द्वारा भी एनटीए सवाल पूछता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारा दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट है, दूसरे जो मनोविज्ञान है, वो कौन से हैं। चलिए, वो हमारा लीव वाइगोत्स्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिगम सिद्धांत दिया है इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनके बारे में जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये कौन सी थ्योरी देते हैं। कहते हैं कि जो लीव वाइगोत्स्की हैं, ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध को महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। यानी कि संज्ञानात्मक के, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। सोशल के साथ कल्चर डेवलपमेंट भी होना है, सोशल और कल्चर, और साथ में संज्ञानात्मक जुड़ा होना जरूरी है। कौन कहते हैं? ये लीव वाइगोत्स्की ये बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का विकास है वो खाली ऐसा नहीं है कि संज्ञानात्मक से ही जुड़ा हो, नहीं, वो कहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी आपस में महत्वपूर्ण है, इनको भी साथ में ही विकसित होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जीन पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी मानते हैं कि बच्चों का ज्ञान का निर्माण, यानी कि अर्जन जो है क्या होता है, अर्जन किया जाता है, ज्ञान का निर्माण किया जाता है। किंतु ज्ञान, जो वाइगोत्स्की है उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता, यानी कि वो एक सिर्फ सिंगल अपना कोग्निटिव विकास ही नहीं हो सकता, उनके साथ उनका भाषा का विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी, साथ साथ में सांस्कृतिक भी विकास होगा। ये बात उसके साथ जुड़ी होती है। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं कि कोग्निटिव विकास ही होगा, खाली कोग्निटिव विकास होगा। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है, कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है, वो एकाकी नहीं है, एक नहीं हो सकता, खुद से नहीं हो सकता। उसके साथ में जो भाषा का विकास है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास है, सांस्कृतिक विकास के साथ में संदर्भ में जुड़े हुए हैं आपस में। तो दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, कुछ उपकरणों का यूज़ किया गया, संज्ञानात्मक मध्यस्थता का यूज़ किया गया, कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट उन्होंने कुछ जोन्स बताए हैं, यानी कि किस प्रकार से बच्चे जो है कुछ जोन से हमने सीखते हैं। चलो उनकी चर्चा कर लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो वो जोन्स कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो जेड-पी-डी है, जेड-पी-डी को समझिए। जेड-पी-डी क्या चीज़ होती है? वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो अंतर परिभाषा है, यानी कि जो बच्चा बिना किसी सहायता के सीखता है, बिना किसी सहायता के सीखता है, और फिर किसी वयस्क की सहायता से, यानी कि किसी अडल्ट जो कौशलों से युक्त हो, यानी कि उसके पास स्किल्स हो, वो उस फील्ड से संबंधित, उसके द्वारा, उसकी सहायता से जो सीखता है बच्चा, उसमें ज़्यादा क्षमता रखता है। यानी कि बच्चा जो किसी हेल्प से सीखेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में है, ठीक है, किसी गुरु के, किसी टीचर के निर्देशन में सीख रहा है, तो उसको अच्छे से सीखता है। तो यही जो सीख रहा है, यानी कि जो मदद से जो सीख रहा है, इसको क्या कहा गया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जेड-पी-डी कहा गया है दोस्तों। क्योंकि अकेला सीखेगा, यानी मान लीजिए अगर आप टीचिंग पढ़ाना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत कम समझ आएगा।
लेकिन आप किसी टीचर की सहायता से, जो विशेषज्ञता रखते हैं इस फील्ड के अंदर, उनकी सहायता से अगर काम सीखेंगे, कुछ चीज़ टीचिंग सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यही बात जो है वाइगोत्स्की कहता है कि जो बच्चों का जो सीखने का एरिया होता है वो उन पर बहुत ज़्यादा क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है, जिसको क्या कहा जाता है, ZPD जो है कि शॉर्ट फॉर्म रखा गया है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगला जो होता है हमारा वो होता है ढांचा निर्माण, यानी कि स्कॉप फोल्डिंग। स्कॉप फोल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी टेट का एग्जाम हो, सेट का हो, नेट का भी, इससे सवाल पूछे जाते हैं। स्कॉप फोल्डिंग क्या चीज़ होता है? ढांचा निर्माण विकास में संभावित क्षेत्र जो संबंधित प्रत्यय, यानी कि ढांचा क्या चीज़ होता है? ढांचा निर्माण एक तकनीक है, यानी कि क्या, एक टेक्निक है, टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है, यानी कि जो सहायता होती है किसी भी फील्ड की में कुछ विशेषज्ञ होते हैं, वही बात जो ZPD होता है, इसके अंदर क्या होता है कि शिक्षण करते समय सहयोगी अधिगम में शिक्षक या किसी अधिक कौशल वाले सहयोगी की अधिगमकर्ता से निष्पादित के अनुसार जो परामर्श, निर्देश आदि संयोजन करना चाहता है या करना पड़ता है। यानी कि मैं इसको सरल भाषा में आपको समझा दूं दोस्तों, कि जो स्कैफोल्डिंग होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो शिक्षण करते हुए सहयोगी, यानी कि जो बच्चा अधिगम करता है, सीखने वाला जो शिक्षक होता है, सिखाने वाला जो शिक्षक होता है, और सीखने वाला जो शिक्षार्थी होता है, यानी कि जो उसकी देख रेख के अंदर वो चीज़ सीखता है, जो मैंने आपको बता रहा था पीछे, यानी कि जो जोन ऑफ जो ZPD होता है, उसी के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, यानी सिखाने वाले शिक्षक जो होते हैं, जो कि उनको क्या देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनको निर्देशन देते हैं, उनके साथ में जो समायोजन होता है, यानी कि उनके साथ में जो उनको एडजस्टमेंट होता है ना, तो उसी को ही स्कोप फोल्डिंग कहता है। यानी कि कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि छात्रों की जो कार्य क्षमता होती है, उनके अभ्यास को बढ़ाया जाता है इसके द्वारा, कि कुछ एक टेम्प्रेरी हेल्प ले लेते हैं वो लोग, और जब टेम्प्रेरी हेल्प से जब वो खुद स्टैंड हो जाते हैं, स्टैंड होने के बाद क्या करते हैं, तो वो चीज़ स्कोप फोल्डिंग, यानी कि जो शिक्षक होता है, जो साथ में जो कौशल युक्त जो सहयोगी होता है या परिपक्व व्यक्ति होता है, उसको हटाकर वो खुद से मेहनत करने लग जाते हैं। मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, यदि हम लेंटर लगाते हैं, तो शुरू में हम जब अपनी छत लगाते हैं तो लेंटर लगाते हैं या फिर कोई सल्फ वगैरह लगाते हैं, तो क्या करते हैं, तो उसके नीचे लाग लगा दी जाती है, यानी कि कुछ बल्लियाँ वगैरह खड़ी कर दी जाती है, कुछ डंडे वगैरह गाटर वगैरह लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेम्प्रेरी स्पॉट दे दी जाती है। तो टेम्प्रेरी स्पॉट के बाद जो कुछ दिनों बाद जब वो चीज़ पक जाती है, लेंटर पक जाता है, तो क्या करते हैं, तो वो जो टेम्प्रेरी स्पॉट है वो उसको हटा लिया जाता है, वो खुद से ही वहाँ पर स्थापित हो जाता है, मतलब ये रुक जाता है, तो वो क्या होता है, परमानेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से जिसको फोल्डिंग है, ये भी एक क्या होता है, टेम्प्रेरी एक हेल्प होती है किसी विशेषज्ञों की, यानी कि जो कौशल युक्त हो, स्किल्स के उसके पास हो, उसके द्वारा परामर्श निर्देशन जो होता है, वो जो सभी चीज़ें क्या होती है, टेम्प्रेरी स्पॉट होता है, जो कि स्कोप फोल्डिंग कहलाता है दोस्तों। तो ये जो दो हमारे जो इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि हमारे संज्ञानात्मक और सोशल डेवलपमेंट के अंदर महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अंदर रखे गए हैं, जिससे NTA सवाल करता है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए दोस्तों, मेरे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप बेल वाले आइकन को प्रेस जरूर कर दें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।